हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं लेके आया हूं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 2। तो सवाल ये है कि सर परसेंटेज तो आपने करा रखा है, फिर इसका पार्ट 2 एक नया क्लास क्यों लेके आए हैं? तो इसका रीजन ये है कि कुछ एग्जाम्स आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे जो आने वाले कुछ महीने में है। आई मीन दिसंबर में और जनवरी में ये एग्जाम्स होने वाले हैं। एसएससी का जीडी, आईबी का एसएसए, एसएसए स्टैंड्स फॉर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, और बिहार का एसआई का एग्जाम। ये जो एग्जाम्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और इनकी खासियत क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है कि इनमें मैथ और रीजनिंग बेशक सब कुछ पूछता है, लेकिन इनका जो लेवल होता है वो वैसा नहीं रहता है जैसा मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। जैसा आप जान लें कि मैं एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कराता हूँ और बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराता हूँ, तो उनमें जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं। और अभी जो ये एग्जाम्स होने वाले हैं एसएससी का जीडी और बिहार का एसआई एंड आईबी का सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, इन सारे एग्जाम्स में जो लेवल आने वाला वो लेवल थोड़ा सा इजी आने वाला है। सो ऐसे लेवल्स को हल करने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कैसी करनी होगी जो थोड़ा लो लेवल के होते हैं, और हमें कोशिश ये करना होगा कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, मींस एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करते हुए उसका टाइम कम कर सकें। ठीक है, तो अभी आपको जो आने वाले स्लाइड्स में जो क्वेश्चन दिखेंगे वो क्वेश्चन नो डाउट इजी होंगे, बट आपने ये सीखना है कि हमने अप्रोच क्या लगाना है एग्जाम में, अप्रोच क्या लगाना है, किस अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो ये है आज का पहला सवाल। क्या है पहला सवाल? द प्रोडक्शन ऑफ एबी कंपनी इंक्रीज्ड बाय 10% आफ्टर 1 year, and in the next year it is increased by 22%. In the third year it is increased by 5%. What overall change in percentage has been there in the production in 3 years from the original production? सिंपल सी बात है कि कोई कंपनी है, उसका पहले साल में, एक साल बीतने के बाद पता चला कि कुछ उनके प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, फिर दूसरे साल पता चला कि कुछ और इंक्रीज हुआ है, फिर तीसरे साल पता चला कि कुछ और इंक्रीज हुआ है। इन 3 सालों में जो टोटल इंक्रीज है वो हमें जानना चाह रहा है सवाल में परसेंटेज में, प्रतिशत में। तो आपको मैं एक यहां पे चीज सिखा रहा हूं, ठीक है, मैं सिखा चुका हूं वैसे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक बार और मैंने सिखाया था सक्सेसिव परसेंटेज का रूल, जब मैं परसेंटेजेस को थोड़ा सा बेसिक से पढ़ा रहा था, सक्सेसिव वाला रूल। तो सक्सेसिव में क्या होता है कि अगर a प्रतिशत का इंक्रीज हुआ प्लस b प्रतिशत का इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल जो इंक्रीज होगा वो कहलाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज होगा, जो परसेंटेज चेंज होता है वो होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। मतलब ये है कि अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो a इंक्रीज कर रहा है और b भी इंक्रीज कर रहा है, तो हम ये फॉर्मूला फिट कर देंगे। अगर ऐसा है कि a प्लस में है और b घट रहा है, तो अगर b घट रहा होगा तो कैसे फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएगा, a माइनस बी, और ए बी का गुणा करोगे तो प्लस a इंटू माइनस बी क्या बन जाएगा, माइनस ए बी बाई 100। और उसी तरीके से आगे भी है, मतलब दोनों माइनस होगा तो क्या होगा, उस तरह से। तो वो तो हम लोग सीधे फॉर्मूले में फिट कर देंगे जो भी वैल्यू होगी। मेन आपको जो बेस फॉर्मूला याद रखना है सक्सेसिव परसेंटेजेस के लिए, जहां पे इक्विवेलेंट परसेंटेज पूछे, इक्विवेलेंट मतलब वो परसेंटेज पूछे जो कि हमें 2-3 बार का ऐड करके फाइनल आ रहा है। ऐड करके मतलब जैसे मान लो 10% बढ़ा, फिर उसी 10% पे और 20% बढ़ा, फिर उसी 20% पे और 10% बढ़ा, इस टाइप से। अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। जैसे बोला गया कि भाई किसी चीज में 10% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद उसमें और 10% की वृद्धि हुई, तो हम लोग नॉर्मल सोचेंगे सर 20% बढ़ा होगा, लेकिन नहीं, 20% नहीं बढ़ा है। बढ़ा कितना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100, सॉरी 10 गुणा 10 बटा 100, यानी कि 21%। ठीक है, तो आपने ये क्या किया कि भाई दोनों को जोड़ा नहीं, उसका जो प्रॉपर इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है वो आपने अप्लाई किया। तो आप ये 2 वाला अच्छे से जानते हो। तीसरा वाला मैंने एक लेक्चर में अपलोड किया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, बट फिर भी मैं एक बार आपको करा दे रहा हूं बोर्ड पे। 3 वाले में क्या करते हैं, फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अगर 3 चेंज हो रहा है तो, मतलब 3 बार चेंज हो रहा है, तो हमने माना पहली बार a% की चेंज है, दूसरी बार b की है, तीसरी बार c की है, तो
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 100 का स्क्वायर कह लो या फिर सीधे 10,000 कह लो। ये एक डायरेक्ट अप्रोच होता है जिससे कि हम लोग परसेंटेज का आंसर, परसेंटेज में आंसर निकाल पाते हैं कम से कम समय में। ठीक है ना। तो कहाँ गया हमारा सवाल? ये है सवाल। ठीक है, आपने ये देखा कि पहला चेंज है 10% का, दूसरा चेंज है 22% का और तीसरा चेंज है 5% का, और तीनों साल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो आपने सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाना जो मैंने भी जस्ट बताया, क्या 10, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, 10 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 10 गुणा 22 220 प्लस 22 गुणा 5 110 प्लस 10 गुणा 5 50 बटा 100 प्लस और क्या करना होगा 10 गुणा 22 गुणा 5 बटा 10,000 या फिर 100 का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ यही करना है, इससे बढ़ के एक रत्ती भी नहीं करना है। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। जब टोटल करेंगे इसको हम लोग देखेंगे कि 10 प्लस 22 32 5 37 होता है, 37 यहां पे आ गया, प्लस इसको जोड़ो 220 और 100 320 और 10 330 और 50 380। ठीक है, क्या आ रहा है 380 बटे में 100 प्लस 22 बचे 110, 110 को 10 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 1100। तो क्या बन गया 1100 बटा 4 बार 0 इक्वल टू 37, 0 से 0 कैंसिल हो गया 3.8 आ गया, प्लस 00 से 00 कैंसिल हो गया 0.11 आ गया। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा डेसिमल के इस साइड 1, फिर 9, फिर 37 और 3 40, 40.91% का चेंज है। 40.91% का चेंज है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी चीज को हम लोग करते हैं उस वाले मेथड से भी। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड से। यस, इसी को हम लोग करते हैं रेशियो मेथड से भी, लेकिन कब करेंगे जरा सा उसका केस देख लो। कब करेंगे रेशियो मेथड से? छोटा सा केस देख लो, ज्यादा देर नहीं लेंगे। जैसे मान लो ये जो परसेंटेज की वैल्यू दी हुई थी, मान लो जो 3 वैल्यू है, ए का मान है 12.5%, बी का मान है 14 से ही 2/7% और सी का मान है 37.5%। अब तुम ये देखोगे बच्चों कि ए प्लस बी प्लस सी में इन वैल्यूज के साथ ये वाला फॉर्मूला लगाना बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वहां पे हम लोग सिंपली रेशियो मेथड लगा देंगे। रेशियो मेथड क्या है? 12.5% है, यानी 1/8, प्राइस 8 से 9 हो रही है, 14 से ही 2/7% है, यानी 1/7, यानी प्राइस 7 से 8 हो रही है। ठीक है, फिर 37.5% है, यानी 3/8, 3/8 मतलब प्राइस 8 से 11 हो रही है। ठीक है, तो 8 से 8 कट कर दिए और ये क्या बन गया 8 7 56 और 9 11 99, 56:99। फिर ये हम जो चेंज है इसमें जो इंक्रीज है वो कितने का है? 3 और 4, 43 का इंक्रीज है, 43/56 × 100 एंड फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे। हालांकि तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन सोच लिया आपको ये बताने के लिए। मैंने कहा ना कि ये जो क्लास है वो क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बेटा, इजी सवाल आ रहा है तो वो सभी के लिए इजी आ रहा है। ठीक है, सभी के लिए इजी आ रहा है। जो बंदा सीजीएल जैसे एग्जाम में भी बैठता है, जो सीपीयू में बैठता है, उसके लिए भी इजी है। जो सीपीयू के साथ साथ जिसकी प्राथमिकता यह है कि नहीं हमें तो कोई भी नौकरी चाहिए, जिसकी प्राथमिकता है कि हमें कोई भी नौकरी चाहिए, वो सीजीएल सीपीयू के साथ साथ जीडी में भी बैठेगा, एमटीएस में भी बैठेगा, आईबी में भी बैठेगा, बिहार के एसआई में भी बैठेगा। वो भले ही जो है चेन्नई का लड़का होगा लेकिन वो बिहार के एसआई में बैठेगा। हो सकता है हरियाणा का बच्चा हो लेकिन बिहार के एसआई में बैठेगा। सो दीज पीपल, यानी ये जो बच्चे ये बहुत एकदम रच रच के पढ़ाई करके आए हैं
और आपका कंपटीशन उन लोगों से है। तो जब आपका कंपटीशन उन लोगों से है तो आपकी गाइडेंस भी एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए। खैर, ज्यादा मतलब एक्सटेंड ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि कब हमें एबीसी वाला फॉर्मूला लगाना है और कब हमें रेशियो मेथड लगाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो आई होप कि ये वाला जो सवाल था, ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया अच्छे से समझ में? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6936 यानी 6936 मत मिले, जो वैध मतों का 85% था। जो वैध मतों का 85% था। मैं देख रहा था कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है कि नहीं, लेकिन अपलोड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखो क्या है कहानी। दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव होता है, 85% मतदाताओं ने वोट डाले। टोटल में से जितने भी उस वोटर लिस्ट में लिस्टेड थे, उसमें से वोट देने कितने लोग आए? 85% लोग आए, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित हो गए। सिंपल सी बात है यार कि मान लो 1000 लोगों का नाम है लिस्ट में, 1000 में से 700 लोग ही आए, तो क्या 700 लोगों ने क्या सही से वोट दिया होगा? एक्चुअली में जो मुहर मारना होता है भाई, हो सकता है ऊपर पार्टी एक्स हो, नीचे पार्टी वाई हो, नीचे पार्टी जेड हो। मुहर कुछ ऐसा लग गया जो एक्स वाई के बीच में लग गया, तो मुहर क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, वो वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। जब वोट अवैध हो गया तो उसको काउंट नहीं करते, ठीक है ना। तो वही चीज है कि टोटल जो लिस्ट है उसमें से 85% ने वोट देने के लिए अपने बूथ पे आए। उसके बाद 4% का वोट अवैध घोषित हो गया। अब ये कहानी थी प्रतिशत वाली। आगे क्या है? एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले, जो वैध मतों का 85% था। यानी हमारे पास जो वैल्यू है ना वो यहां पे है 6936। अब आप देखते हैं इसका समीकरण क्या है, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा। जानना क्या चाहता है? कुल संख्या कितनी थी जितने ने जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम था। आइए देखते हैं। हमने माना कि टोटल जो नाम था वो T था, ठीक है, जो टोटल वोट्स थे उसमें से 85% मत डाले गए। 85% क्या होता है? 17/20, ठीक है ना। जैसे 5% होता है 1/20, तो 5 का 17 गुना होता है 85, तो 85% होगा 17/20। इसमें से 17/20 वोट डाले गए। फिर उसके बाद 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो अगर 4% अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध कितने रहे? 96%। तो सिंपल सी बात है, 4% होता है 1/25। 1/25 अगर अवैध है तो 24/25 वैध है। 24/25 वैध है। अब जो विनर है, जो जीता है, ठीक है, वो पाया है 6936 वोट। और प्रतिशत में कितना पाया वैध मतों का? 85% पाया है। यानी फिर से एक बार क्या आ गया? 17/20 आ गया। और ये बराबर किसके है? 6936 के। अब हमें क्या करना? सिर्फ इसे कैंसिल करना, कट आउट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 17 दिख रहा है और 17 चौके 68 और 17 8 136 सीधे सीधे कट जाएगा, ठीक है। 17 एकम 17, 17 चौके 68 और 17 8 136। यहां पे आपने देखा होगा कि जो है मैंने एक 0 बीच में लगाया। ये आपको मालूम होगा कि क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस सिंपल सा है कि 1 3 6 आ रहा है और वो आपका कटेगा नहीं उस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 17 है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 24 आ गया। अब इस 24 से ये 24 सीधे सीधे कट जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल आपका राइट साइड खत्म हो गया, लेफ्ट साइड का टॉप वाला पूरा खत्म हो गया। तो बचा क्या? टी का मान क्या आएगा?
t का मान आ जाएगा 20 गुणा 25 गुणा 20। बताइए भैया कितना आंसर है, गुणा करके फटाफट। हाँ, 25 चौके 100, और देखो क्या है, क्या मैंने किया, ये 2 दूनी 4 है, और 25 चौक के 100 हो गया, 100 के आगे 2 जीरो, ये 1 जीरो और 2 जीरो, 100 के आगे 2 जीरो, ये 100 आ गया, आगे 2 जीरो, कितना आ रहा है 10,000। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The salary of an employee was first increased by 15% and then decreased by 10%. By what percentage is salary change? यानी एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई और उसके बाद इसे 10% की कमी की गई, अच्छा कम किया गया। उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? फिर से वही चीज कि प्रतिशत में सवाल पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज, जो चेंज पूछ रहा है वो नंबर्स में नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला याद है, अभी जस्ट मैंने बताया था, a + b + ab / 100। तो अगर हमने यहां पे सेम चीज लगाना है कि a + b + ab / 100, तो मुझे ये बताओ कि पहला जो चेंज है वो a है, वो 15% बढ़ा है कि घटा है? आपका जवाब होगा सर बढ़ा है, तो हमने रखा यहां पे 15%। जो दूसरा है वो घटा है कि बढ़ा है? आप कहोगे घटा है, तो फॉर्मूले में हम एज इट इज रखेंगे, और b जो कि घटा है उसका मान क्या रखेंगे? -10। अच्छा, फिर से प्लस a का मान कितना रखेंगे? 15, और b का मान कितना रखेंगे? -10, और बटे में क्या आ जाएगा? 100। अब देखो, ये चीज मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आपको मैं एक बार खाली दिखा दिया हूं कि आप ब्रैकेट लेके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो कि फॉर्मूला सेम है। 15 -10 -150 बटा 100, तो 15 - 10 क्या हो जाएगा? 5, और ये आ जाएगा 1.5, तो आंसर आ जाएगा 3.5%। ये प्लस में है, कहीं माइनस साइन तो नहीं दिख रहा है? जब नहीं दिख रहा है तो परिवर्तन कितने का है? +3.5% का। परिवर्तन कितने का है? +3.5% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The LCM and ratio of 3 numbers are 1386 and 3:7:11. Find the sum of greatest number and smallest number. ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का सवाल हो गया, ठीक है, ये प्रतिशत का सवाल रहा ही नहीं, सवाल नंबर सिस्टम का हो गया। तो 1 मिनट दो मेरे को, मैं तुम्हें बता देता हूं उसको। देखो होता क्या है कि एलसीएम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन पार्ट इनटू प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन पार्ट। ठीक है, और जो कॉमन पार्ट होता है वही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो देखा, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन पार्ट जैसे मैं बताता हूं तुमको, ठीक है ना। जैसे एक नंबर लेते हैं 15, 10 और 6। ठीक है, हम मैं पूछता हूं कि इसका एलसीएम क्या होगा। आप कहोगे सर इसका एलसीएम होगा 15, 10 का एलसीएम 30। हाँ ठीक है, एलसीएम क्या होगा इसका? 30 होगा, करेक्ट। अब इसका मैं, चलो ऐसे देख लेते हैं, इसका एचसीएफ क्या होगा? बताओ फटाफट, इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा 1, करेक्ट। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 30। एलसीएम होगा 30, ठीक है। 15, 10, 6। अब जो मैंने बात बताई उसको ध्यान में रखना। सवाल पे आते हैं फटाक से। सवाल कहता है कि द एलसीएम एंड रेशियो ऑफ 3 नंबर्स आर दिस। अब मैं एक चीज देखो, मैं लिख दे रहा हूं फिर मिटा भी दूंगा। 3:7:11 ये नंबरों का अनुपात है, करेक्ट। अब वो नंबर क्या क्या हो सकता है? आप कहोगे सर हम कैसे ऐसे गेस कर लेंगे? वो नंबर 30, 50, 110 हो सकता है, वो नंबर 6, 14 और 22 हो सकता है। तो नंबर क्या है? वेरिएबल है, वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो हमने माना कि नंबर 3x हो सकता है, 7x हो सकता है और 11x हो सकता है, करेक्ट। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि ये जो 3 नंबर दिया हुआ है इसका लसर, यानी
एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम मल्टीप्लाई करेंगे अनकॉमन नंबर को जो तीनों में कॉमन नहीं है। वो क्या क्या कॉमन नहीं है, हम कहते हैं 3 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन पार्ट इनटू इट्स एचसीएफ कॉमन पार्ट। एचसीएफ क्या है, एक्स। तो एलसीएफ इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, इसको एज इट इज छोड़ दो। यही हमारा एलसीएम है जिसका मान किसके बराबर है, जिसका मान किसके बराबर है, 1386 के बराबर है। ठीक है ना, 1386 के बराबर है। अब मुझे बताओ ये पार्ट समझ में आया, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लो एक बार। हाँ, ये वाला फॉर्मूला देख लो कि एलसीएम क्या होता है, गुणा किसका, अनकॉमन पार्ट का और किसका, कॉमन पार्ट का। ठीक है, तो हमने ये देखा 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा एक्स किसके बराबर है, 1386 के बराबर है। और कैंसिल करते हैं इसको, तो 11 से कैंसिल किया जाए सबसे पहले, 11 कम 11, फिर उसके बाद एलसीएम आएगा 28 तो बन जाएगा 22 और 6 66। फिर आ गया 7 जो कि चला जाएगा 18 बार में, 18 7 126। फिर आ जाएगा 3 जो कि चला जाएगा 6 बार में। तो यहां से पता चला कि x का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कौन कौन से हैं, वो नंबर्स हैं 6 गुणा 3 18, 7 गुणा 3 21, 11 गुणा 3 33। वो नंबर्स क्या है, 18 21 और 33। सवाल में पूछ क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी योग बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। सबसे बड़ी संख्या 33, सबसे छोटी संख्या 18। तो निकालो फटाफट, 33 प्लस 18 क्या होगा, 8 3 11, 3 1 4 और 1 5। कोई है ऑप्शन, चलो ऑप्शन इसमें नहीं है, इसको कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा, 51। कहीं किसी को डाउट, मेथड यही है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, हो सकता है ऑप्शन सही दिया हो, मैं गलत कर रहा हूं, तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। ठीक है, एलसीएम एंड रेशियो ऑफ 3 नंबर्स आर दिस, तो 7 गुणा 3 गुणा 11 एंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। नहीं सही है, एकदम सही, 3 7 11 अनकॉमन पार्ट, फिर गुणा x जो कि तीनों में कॉमन दिख रहा है, और फिर हमने 1386 से उसको सॉल्व किया, मतलब एलसीएम मान करके, मान रख कर एलसीएम का आंसर आ गया। तो 33 और 18, नहीं एक सेकेंड, x का मान क्या है, 6 है, 6 3 18, 6 7 42। मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा यहां पे गलती हो रही है, और देख लो, हाँ ये 6 है इसका मान, तो 6 3 18 यहां पे सही लिखा था मैंने, फिर 7 6 42 लिखेंगे, फिर 11 6 66 लिखेंगे। अब सही आ गया, ये मैंने थोड़ा जोश जोश में कट कर दिया, इग्नोर इट। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट क्या है 66 और स्मॉलेस्ट क्या है 18, तो 76 मैंने तो 74। कोई ऑप्शन है, अभी भी नहीं है। 8 से 14, 6 1 7, नहीं 84, क्या हो गया यार, चलो कोई नहीं, ठीक है आंसर आ गया, 84 हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, after deducting 20% from a certain sum, then 10% from the remainder, there is 7200 left, find the original sum। एक निश्चित राशि में से पहले 20% घटाया गया, फिर जो बचा उसमें से 10% और घटा दिया गया, तो फाइनली 7200 बच रहा है। तो शेष क्या है, सिंपल सी बात, आइए देखते हैं क्या चीज हो रहा है। हमने माना कि मूल राशि क्या है, जो मूल राशि है वो सम फाइनल हमारा, जो हमारा आंसर है, जो निकालना है। ठीक है ना, जो हमारा निकालना है वो है कितना, वही हमारा आंसर, यही तो आखिर निकालना है ना, हमें आंसर ही तो निकालना है। इसी आंसर में से, यानी जो टोटल वैल्यू है उसमें से 20% पहले क्या किया गया, कम किया गया, 1/5, यानी क्या कर दिया गया, 20% यानी 80/100 कर दिया गया। फिर 10% और कम कर दिया गया, यानी 9/10 कर दिया गया, या फिर 90/100 कर दिया गया। और ऐसा करने के बाद हमारा जो बची हुई धनराशि वो कितनी है, 7200 रुपया है।
ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 8 9 72 और ये 72 का सीधे 100 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 100 के आगे 2 जीरो, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा किसमें, रुपीस में, जो कि हमारी पूरी धनराशि है, जो एक्चुअल धनराशि है। क्लियर हुआ? तो कितना छोटा सा अप्रोच इसमें लगाना है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। आइए देखते हैं आगे। The price of a car is first increased by 35% and after that the price is decreased by 25% due to reduction in sales. What is the net percentage change in final price of the car? पहले प्राइस को 35% से बढ़ाया गया, फिर 25% से घटाया गया। क्यों? क्योंकि भाई उनकी सेल्स घट रही थी। सिंपल सी बात है कि प्राइस चल रही थी, बढ़ा दिया गया, लेकिन जब पता चला बिक्री ही नहीं हो रही है तो क्या है, माल जो रखा है उसको निकालना है, जब निकालना है तो 25% में उसकी भाव में कमी किया गया। तो पूछ रहा ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज है फाइनल प्राइस में कार के, वो कितने का है, निम्न में से किसका है। तो फिर से वही मेथड, अब ये सोचो, ये आप खुद ही बताओ, यहां पे रेशियो मेथड ज्यादा कारगर है, यहां पे रेशियो मेथड ज्यादा कारगर है, या फिर वो वाला मेथड क्या नाम है, एबी वाला सक्सेसिव वाला मेथड ज्यादा कारगर है? बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। मेरे ओपिनियन में यहां पे एबी वाला मेथड, सक्सेसिव वाला मेथड ज्यादा कारगर। आइए देखते हैं कैसे। 35% की बढ़ोतरी की गई पहले, फिर 25% की कमी की गई, और माइनस में 35 गुणा 25। इस बार हमने डायरेक्ट रखा है, ब्रैकेट में माइनस अलग से नहीं किया है, ठीक है ना। तो 35 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस, सॉरी क्या हो गया दिमाग को, 35 माइनस 25 हो जाएगा 10, माइनस 35 गुणा 25 क्या होगा, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 900 माइनस 25 875, 875 बटा 100, यानी कि 10 माइनस 8.75 यानी कि 1.25%। कोई ऑप्शन है? ये वाला। 1 सही बटा 4 क्या होता है, 1.25% होता है। अब यहां पे कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा सर ये 875 वाला गुणा आपने जल्दी कैसे किया, तो देख लो फटाफट। देखो क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें a का गुणा, ऐसे समझ लो कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमें जिन दो नंबरों का गुणा करना था वो नंबर क्या थे, 35 और 25। हमने इनको ऐसा तोड़ा कि ये बन गया 30 प्लस 5 और ये बन गया 30 माइनस 5, और अब फॉर्मूला लग गया 30 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी कि 900 माइनस 25 यानी कि 875। आई बात समझ में? तो अब यहां पे आपने क्या करना होगा, जब कभी भी ऐसा कुछ गुणा होगा आपको उनका बीच का नंबर देखना है, क्या है उनका बीच का नंबर देखना है। जैसे अगर हम बात करें 17 5 22 होता है ना, 18 19 20 21 22, चलो 15 गुणा 25 करना है। अब अगर हमें 15 गुणा 25 करना है तो सिंपल से क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 20 सेंटर वैल्यू होगी, दोनों के बीच की वैल्यू होगी, 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 400 माइनस 25 यानी कि 375। बात समझ में आ रही है कि उसको हमने कैसे थोड़ा सा स्पीडली किया था, वो ये वाला फॉर्मूला लगा के किया था। आइए बढ़ते हैं फटाफट आगे। In an assembly election, a candidate got 60% of the total valid votes. 2% of the total votes were declared invalid. If the total number of voters is this much, मतलब 1.5 लाख, find the number of valid votes polled in the favor of that candidate. एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 60% वोट मिला। मैंने कहा ना टोटल का 60%, लेकिन क्या जो मिला वो सब सही है? हो सकता है कि उसमें भी मुहर मारने में गलती हो गई हो, या फिर कैन गॉट 60% टोटल वैलिड वोट्स, 2% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा ठीक है,
ये कह रहा है कि 100 लोग थे, सॉरी 100 लिस्ट में नाम था, 100 में से पहले ही, ये बात समझने वाली है, अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत आंसर में तो नहीं आएगी, लेकिन आपको समझना जरूरी है। आंसर दोनों तरह से सेम नहीं आएगा, बट आपको समझना जरूरी है। जब भी चुनाव होता है उसका एक स्टेप होता है, ठीक है ना, स्टेप होगा, मतलब वोटिंग वाला जो स्टेप है। स्टेप 1 क्या है कि हमारे पास लिस्ट में उन वोटर्स की नाम, पहला है कि वोटर लिस्ट में सबका नाम लिखा होगा, पहला स्टेप है, जो टोटल पूरी संख्या होगी। दूसरा स्टेप क्या है, उसमें से कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो जो आएंगे उनका ही मैटर है खाली। तो हमने कहा कि टोटल में से कुछ लोग आ गए, अब जो आ गए वो वोट डालेंगे। अब जो वोट डालेंगे उसमें भी दो परिस्थिति की, या तो वो वैलिड होगा या तो वो इनवैलिड होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस में क्या कह रहा है, एक कैंडिडेट को 60% मिला वोट, किसका, वैलिड वोटों का, और टोटल में से वैलिड कितने हैं, 2% है। टोटल संख्या कितनी है, 1.5 लाख। तो आइए सीधे हम उसको हल्के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। टोटल वोट्स कितने हैं, 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख में से अवैध कितने घोषित किए गए, 2%। 2% मतलब क्या होता है, 1/50। तो वैध कितने हो गए, 49/50, ठीक है। और विनर को कितना मिला है, 60% वोट्स। 60% क्या होता है, 3/5। 60% क्या होता है, 3/5। और यही हमारा क्या है, फाइनल में आंसर है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको पूरा हल करेंगे, बट आपको पूरा हल नहीं करना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, आपको मालूम है जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। आप देख लो 7 का मल्टीपल इनमें से कौन सा है, क्या 90,000 है, नहीं है। 78,000 है, मतलब 1000 छोड़ो, 78 क्या 7 से कटता है, नहीं कटता है। 86 मतलब 86,400 कटता है, काट के देख लेते हैं। 12 7 84, मतलब 7 12 84, फिर 2 4 24 बन जाएगा, नहीं कटेगा। इसको काट के देखते हैं। 7 जो है इसको 84 बार, मतलब 84 तक कट जाएगा 12 बार में। फिर क्या बचेगा, शेष बचेगा 4 2 42, और 7 से कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आपके संतुष्टि के लिए मैं इसको पूरा हल करा देता हूं। आइए देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल करो, ठीक है। 5 एकम 5, 5 3 15, और 1 और 0। अब क्या बचा, एक और 5 बचा है, तो 5 छक्के 30 और डबल 0, ठीक। अब फाइनल में मल्टीप्लाई किसका करना है, 6 3 18 का गुणा 49 से करना है, ठीक है। और डबल 0 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, तो डबल 0 सब में है, डबल 0 इसका लास्ट में रहेगा ही रहेगा। और 18 का गुणा 49 से करना है। 18 9 162 का 2 हासिल लगे 16, 18 चौके 72 और 16, 72 6 78 10 88, 88 200। फाइनली ये आंसर आया जो मैंने टिक किया था। बट इसको इतना टाइम वेस्ट क्यों ही करना, हम लोग यहां पे डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। बस 2-3 क्वेश्चन और बचा है, इसको कर लेते हैं फटाफट। मैन स्पेंड्स 65% ऑफ हिज इनकम, his income is increased by 20% and his expenditure also increased by 10%, the percentage increase in his saving is। अच्छा, देखो होता क्या है कि भैया मैं कहीं काम कर रहा हूं, आप कहीं काम कर रहे हो, या आपके पिताजी कहीं काम कर रहे हैं, आपकी माताजी कहीं काम कर रही हैं, तो कुछ आय होती है, कुछ इनकम होती है। उस इनकम में से इंसान कुछ खर्च करता है, कुछ बचत करता है, ठीक है। अब उन लोगों की बात छोड़ दो जो सिर्फ खर्च करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, जो नॉर्मल सिनेरियो है, माता पिता कुछ खर्च करते हैं, कुछ बचत करते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि अगर आय में कुछ वृद्धि हुई तो इंसान उसी हिसाब से कुछ खर्च में भी वृद्धि करता है या कमी करता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। मतलब अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है और उसी हिसाब से उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च भी इंक्रीज हो रहा है, तो बचत में क्या परिवर्तन आएगा, क्या बचत भी बढ़ेगा, क्या बचत उसी प्रतिशत से बढ़ेगा, या कुछ अंतर रहेगा, ये चीज है। तो इसको समझने के लिए 2 मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पहला मेथड होता है एलिगेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है नॉर्मल रेशियो मेथड।
यहां पे हम एडवाइस ये करेंगे कि आप रेशियो मेथड लगाओ। रीजन ये है कि आप एलिगेशन हो सकता है यूट्यूब पे और कहीं से पढ़ रखे होगे, मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन मैंने पर्सनली आपको एलिगेशन अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो जो चीज मैं पास्ट में पढ़ाया नहीं हूं यूट्यूब पे, उस पे मैं बेस्ड, उस ट्रिक्स पे, उस मेथड पे बेस्ड में क्वेश्चन नहीं करा सकता, ठीक है ना। तो मैं सिंपली रेशियो पे आता हूं उसको करने के लिए। तो 65% इनकम में से खर्च हो रहा है। अब सिंपल सी बात है कि 65% को हम लोग क्या कहते हैं, 65% को हम लोग कहते हैं 13/20। यानी अगर इनकम 20 है तो खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर 13। अब मुझे ये बताओ कि अगर इनकम 20 है, इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग की अगर हम बात करें, एक्सपेंडिचर और सेविंग की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 13 और सेविंग हो जाएगी 7, ठीक है। ये खाली समझाने के पर्पस पे था, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है 10% का, 10% का, और एक्सपेंडिचर है कितना, 13। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, 130%। सेविंग का ये चीज हमें नहीं मालूम है, यही तो पूछा है, बढ़ोतरी कितनी की हुई है, सॉरी क्या है इसका रेशियो, 7, ये हमें नहीं मालूम है। इनकम में जो बढ़ोतरी हो रही है वो हो रही है 20% की। अब यहां पे आप बताओ कि 20% के साथ गुणा क्या करेंगे, आपके सामने यहां पे बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है, इनकम कितना है 20, ठीक है, तो 20 का गुणा करेंगे, कितना आ गया 400%। अब मुझे ये बताओ, इनकम में 400% की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 130% की, तो सेविंग में यहां पे कितना होना चाहिए, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर यानी बचत और खर्च को अगर मिला लिया जाए तभी तो उसका आय बनता है ना। तो 400 में से 130 घटाओ कितना आएगा, 270, 270%। यानी जो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, जो हमसे आंसर पूछ रहा है, वो आंसर जो सेविंग का परसेंटेज चेंज है वो कितना है, यही तो क्वेश्चन मार्क है ना, 270/7। तो 7 3 21, 6 0 60, तो 7 8 56 और 7 5 35, क्योंकि 4 आ जाएगा, 38.5%। कोई ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात, आइए आगे बढ़ते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन और है, फटाफट करके फ्री हो जाएंगे। The income of Raju is 25% more than that of Manju. Raju got a 25% rise in his income and Manju got a 40% rise in his income. The percentage increase in their combined incomes. Process same है, method same, concept जो इसके पीछे लग रहा है वो सेम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अंतर है। तो आपने ये समझना है कि इसके पहले वाले सवाल में या इस वाले सवाल में लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि एक कुल चीज है, कुल में से एक हिस्सा में अलग प्रतिशत की बढ़ोतरी है, दूसरे हिस्से में अलग प्रतिशत की बढ़ोतरी है, तो जो टोटल बढ़ोतरी होगी वो इन दोनों का योग ही तो होगा ना। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगना है। तो राजू की इनकम मंजू की इनकम से 25% अधिक है। पहले ये देखो 25% मतलब 1/4, तो ये 4 अगर मंजू की इनकम है तो एक जो है एक्स्ट्रा किसकी है, राजू की। तो राजू की इनकम कितनी हो जाएगी, 5। तो फिर से वही चीज, टोटल इनकम कितनी है, 5 और 4 9, जिसमें से मंजू की इनकम, और अगर हम राजू की इनकम की बात करें तो मंजू की इनकम कितनी है, 4। मंजू की इनकम 4 है, मंजू की इनकम 4 है और राजू की इनकम 5 है। यहां तक बात समझ में आई सभी को, ठीक। बस वही चीज है और कुछ नहीं है इसमें। और कंबाइंड पूछ रहा है तो भैया राजू लिखो। राजू के केस में या पहले मंजू दिया है ना, किसका दिया है पहले, राजू गॉट 25% इंक्रीज, हाँ ठीक है, पहले राजू दिया है।
राजू को लिखो, राजू में कितनी का इंक्रीज है? 25% का। गुणा किससे करेंगे? राजू का जितना हिस्सा है, राजू का हिस्सा कितना है? 5, कितना आ गया? 125%। अब मंजू का लिखेंगे, मंजू का कितना इंक्रीज हुआ है? 40%। मंजू का हिस्सा कितना है? देखो मंजू का हिस्सा कितना है? 4, आ जाएगा 160%। अब जो टोटल इंक्रीज अगर होगा, अगर हम बात करें टोटल इंक्रीज का, तो टोटल में इन लोगों को जोड़ो, 5, 6, 2, 8 और ये 2। लेकिन क्या ये जो इंक्रीज है ये टोटल हमारा सही है 285%? नहीं। यहां पे हम लोग लिखेंगे टी, क्योंकि टोटल में जो भी परसेंटेज का चेंज, हमने माना x% का चेंज है फॉर एग्जांपल, ये हमारा वही आंसर, ये तो हम x नहीं लिखते, सीधे आंसर लिखते हैं कि यहां पे हमारा आंसर होगा, और आंसर का कितना, दोनों का योग, कितना योग होगा? 5 और 4 9। तो आंसर जो होगा वो 285/9 होगा। 285/9 कहीं भी हल कर लेते हैं कोने वोने में, और यहां हल कर लेते हैं 285/9। 9 3 27, 9 एकम 9, 9 चके 54, 31.67%। बात समझ में आई? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट हो गया ना? ठीक, प्रॉब्ली ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट देखते हैं इसको। ड्यू टू पैंडेमिक या महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है, 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, प्रतिवर्ष कितना घट रहा है? 2%। तो इसको करने के लिए वही है, या तो हम लोग वो वाला कर दें, क्या नाम है, AB वाला, बट यहां पे अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछी होती, जैसे पिछले कुछ सवालों में पूछी थी, तो हम लोग AB लगा के करके निकल जाते। लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसने पूछ रही है? एक्चुअल पूछ रही है। तो जब एक्चुअल पूछ रही है तो हमारा काम क्या? कम से कम बोर्ड पे लिखना, या कॉपी में लिखना, या रफ शीट में लिखना। आइए देखते हैं। टोटल 45,000 है। पहले साल जो है 2% की कमी हुई, फिर अगले साल फिर 2% की कमी हुई। तो 2% की कमी 1/50 बेसिकली होता है, 1/50। 1/50 की कमी हुई तो बचा कितना? 49/50। और अगले साल फिर 1/50 की कमी हुई तो बचा कितना? 49/50। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, और ये बन जाएगा 5 में 45 और 0 90। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, बचेगा कितना? 18। अब देखो यहाँ पे 18 गुणा 49 है, 18 गुणा 49 फिर गुणा 49 है। यहां पे आप देखोगे यूनिट डिजिट सबका सेम है, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते, तो आप गुणे से भाग नहीं सकते, यू हैव टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपको स्क्वायर निकालने आता है तो काम हो जाएगा। 1 मिनट और दे दो, स्क्वायर भी सिखा देते हैं फटाफट। ये जो 49 का स्क्वायर पूछा, मुझे ये बताओ ये 49 जो है 50 से कितना छोटा है? आप कहोगे, पहले इसका काम करो, 2 हिस्सा बना लो, 2 हिस्सा बना लो। ठीक है, 49 जो है 50 से कितना छोटा है? 1 छोटा है। उस 1 का स्क्वायर करो, क्या बनेगा? 0 1। और 49 जो है 25 से कितना बड़ा है? आप कहोगे 24 बड़ा है। इसका क्या आ गया? स्क्वायर 24 0 1। 46 का निकाल के देखते हैं, 46 का स्क्वायर क्या होगा? 46 जो है 50 से कितना छोटा है? आप कहोगे 4। 4 का स्क्वायर, 2 स्टेप बनाओ, 4 का स्क्वायर 16। और 25 जो है 46 से कितना ज्यादा है? सॉरी, 46 25 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे 21 ज्यादा है, 21 16। आई बात समझ में? तो यही मेथड लगाना है स्क्वायर निकालने के लिए। तो 49 गुणा 49 क्या होगा? 24 0 1। तो हमारा फाइनल आंसर होगा, वो होगा 18 गुणा 24 0 1। 18 गुणा 24 0 1। तो गुणा कर लेते हैं, 18 का 18, हाथ से लगे 1, 18 0 0 तो 1 जोड़ देंगे, 18 बन जाएगा। 18 चौके 72 का 2, हाथ से लगे 7, 18 दूनी 36 और 7 43। 4 3 2 1 8। कोई है? ऑप्शन नंबर डी है। बात समझ में आई सभी को? बात समझ में आई सभी को?
कैसा लगा क्लास? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई है, अच्छी लगी है, तो आप इस क्लास को, इस लेक्चर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में और बाकी सारे ग्रुप्स में जो आप लोगों का एजुकेशनल स्टडी वाला ग्रुप होता है। और कमेंट में आप ये ज़रूर रिप्लाई करिए कि आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, किस में आपको डाउट आ रहा है, ठीक है ना। जिस चैप्टर पे ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिस चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग कमेंट करेंगे, वो पढ़ना होगा, ठीक है। और अभी मैं कल तक एक पोल भी करा दूंगा चैनल पे कि नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे होनी चाहिए, ठीक है। सो अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं हर क्लास में भूल जा रहा हूँ, मैं वो बोल देता हूँ। मेरा एसएससी मतलब इस एसएससी एचआरए का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर पिंड कमेंट में डाल दूंगा। आप लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स के लिए और एग्जाम अपडेट्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सारे हमारे एनोटेशन वाले पीडीएफ हैं, इन सबको अगर उसमें आपको टेलीग्राम में अगर प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर।